नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा, बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों का है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से कहा, भविष्य में H-1B वीजा धारकों का चयन केवल लॉटरी के बजाय वेतन स्तर के आधार पर किया जाएगा। इजरायल की सेना के उत्तर पूर्वी लेबनान हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर की मृत्यु और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। कल क्रिसमस के अवसर पर अपने संदेश में सुश्री हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट। शेख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाली वर्तमान सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मारने जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं करवा रही है। उनका ये बयान पिछले सप्ताह बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने की घटना के संदर्भ में है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बांग्लादेश के लोग इस कठिन समय को और अधिक समय तक नहीं चलने देंगे। पिछले साल अगस्त में हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कई घटनाओं से हिंदू आबादी प्रभावित हुई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने एक समावेशी समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ये देश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है। 17 वर्षों बाद ढाका पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब पिछले साल अगस्त में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं। अमेरिका में H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का असर भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों और भारतीय अमेरिकी परिवारों पर पड़ेगा। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग DHS ने औपचारिक रूप से सूचित किया है कि भविष्य में H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में लॉटरी के बजाय वेतन स्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। DHS ने कहा है कि इस नियम का उद्देश्य उच्च कौशल या उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता वाले पदों में कमी को दूर करना है, साथ ही अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन, कार्य परिस्थितियों और रोजगार के अवसरों की रक्षा करना है। भारतीय नागरिकों के लिए ये बदलाव विदेशी प्रतिभाओं के अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यबल में प्रवेश करने के तरीके के संभावित पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है। भारत से H-1B वीजा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं और वे रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लंबित मामलों में सबसे आगे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर अमेरिका ने कल उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हवाई हमले किए। ट्रंप का दावा है कि ये गुट इस क्षेत्र में ईसाइयों को निशाना बना रहा था। अमेरिकी सेना की अफ्रीका कमान ने कहा कि ये हमला उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में अधिकारियों के अनुरोध पर किया गया था और इस हमले में ISIS के कई आतंकवादी मारे गए। यह हमला अक्टूबर के अंत में श्री ट्रंप की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है और उन्होंने पश्चिम अफ्रीकी देश में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अभिलेखागार से हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत सामने आई है। इसमें पाकिस्तान और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि बुश ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से लैस एक सैन्य शासन बताया और ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र न होने और बढ़ते परमाणु खतरे के बावजूद पश्चिम के देशों ने उसकी आलोचना करने से परहेज क्यों किया। इन दस्तावेजों से 2001 से 2008 तक हुई बैठकों और फोन कॉलों से संबंधित पाकिस्तानी तत्वों और विदेशी परमाणु कार्यक्रमों के बीच चल रहे सहयोग का पता चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अभिलेखागार ने कहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर रहते हुए अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया है और लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहा है।
इजरायली सेना ने उत्तर पूर्व लेबनान में एक हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के एक शीर्ष कमांडर हुसैन महमूद मार्शल अल जोहारी को मार दिया है। इजरायल ने एक बयान में कहा है कि अल जोहारी हाल के वर्षों में सीरिया लेबनान क्षेत्र में इजरायल के खिलाफ आतंकवादी साजिश को अंजाम देने में शामिल थे। बयान में यह भी कहा गया है कि जोहारी की ऑपरेशन यूनिट इजरायल के खिलाफ ईरानी हमले कराने के लिए जिम्मेदार है। इजरायल की सेना ने हमले का ड्रोन फुटेज भी जारी किया है। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित स्वियातो पोक्रोविस्के को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी मोर्चे पर उसके सैन्य बल समूह ने डोनेस्क क्षेत्र में स्वियातो पोक्रोविस्के इलाके को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करा लिया। उसने कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले 24 घंटों में 6 हवाई बम, अमेरिका निर्मित एक हिमर्स रॉकेट और 472 ड्रोन मार गिराए। इस बीच रूस के दक्षिणी हिस्से में काले सागर के तट पर स्थित टेमरियोक बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई। क्रास्नोदार क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ये अगली पीढ़ी की प्रणाली केंद्र शासित प्रदेश के सटे और भीतरी इलाकों में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है। रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पहल का उल्लेख किया गया था और ये उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। AI सुरक्षा प्रणाली में कई प्रकार के प्रयोग शामिल होंगे जो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्यों में से एक जम्मू और कश्मीर पुलिस के संचालन के तरीके को बदल देंगे। फॉरेंसिक में AI उपकरण बैलिस्टिक रिपोर्ट और DNA सीक्वेंसिंग में पैटर्न पहचान को स्वचालित करके लक्ष्य विश्लेषण में तेजी लाना है। इससे जांच का समय हफ्तों से घटकर घंटों तक कम हो सकता है। नेपाल के भारत में राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के चरचोमा गांव में भारत नेपाल सीमा पर काली नदी पर बन रहे मोटर वाहन पुल का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने नेपाली दूतावास के अधिकारियों के साथ पुल के निरीक्षण के बाद कहा कि ये उम्मीद है कि इस पुल पर जल्द ही आवाजाही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुल भारत और नेपाल के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबासा में बने पुल के बाद भारत नेपाल सीमा पर बनने वाला ये दूसरा मोटर पुल है। नेपाल में कल काठमांडू के सांस्कृतिक संस्थान में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती मनाई गई। महामना मालवीय मिशन ने भारतीय दूतावास के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। रविवार को पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था, जबकि मंगलवार को खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा, बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों का देश है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से कहा, भविष्य में H-1B वीजा धारकों का चयन केवल लॉटरी के बजाय वेतन स्तर के आधार पर किया जाएगा। वहीं इजरायल की सेना के उत्तर पूर्वी लेबनान हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर की मृत्यु। और खेलों में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम तिरुवनंत में खेला जाएगा और ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे चल रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।